So that is right option will be option number B, non-derogable right. What is non-derogable right and what is derogable right? Anybody? प्लीज म्यूट कर लीजिए, अगर कुछ पूछना है तभी अनम्यूट करना। सर ऐसे अधिकार हैं जो सस्पेंडेड नहीं किए जा सकते। राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया। सस्पेंडेड और लिमिटेड, ऐसे अधिकार जिनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते या लिमिटेड नहीं कर सकते, जैसे कि इवन कोई भी सिचुएशन हो, इवन द इमरजेंसी आल्सो और एनी बार, किसी भी सिचुएशन में, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्री टॉर्चर, किसी को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, किसी परिस्थिति के अंदर क्रुअल्टी नहीं की जा सकती, कोई भी मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी नहीं किया जा सकता है किसी भी अगेंस्ट। राइट टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी। So that is called a non-derogable right that can be suspended or limited in any situation. It could be emergency or a bar. ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है derogable right. What is derogable right? जो सस्पेंडेड किए जा सकते हैं Okay, that can be suspended या जिनको थोड़ा मतलब लिमिटेड किया जा सकता है। और लिमिटेड, जिनको कम कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे कि फ्रीडम हो गया सर, फ्रीडम का क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। हाँ जहाँ सर। जरूरत है, नेसेसरली जहाँ जरूरत है वहाँ पर सिचुएशन को बेहतर करने के लिए एक जगह पे तीन एक साथ नहीं घूम सकते, बिल्कुल। ओके, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम मूवमेंट, आप इधर से उधर नहीं जा सकते, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यहाँ पर ग्रुप में नहीं घूम सकते। ठीक है, ये सभी कुछ अधिकार रहते हैं जो कि जिनको हम रोक सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दैट कम अंडर द डेरोगेबल राइट। क्लियर है? प्रेसिडेंट रूल हो या इमरजेंसी हो या कोई भी सिचुएशन हो जहां पर हम अधिकारों को रोक रहे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर एवरीबडी। जैसे कि ये कोविड के टाइम पे भी बोला गया था कि आप बाहर नहीं घूम सकते, तो कहीं ना कहीं हम जो अधिकार हमको दिए रहते हैं कि आप फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं पर घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो डेरोगेबल राइट के अंदर आते हैं, दैट कैन बी सस्पेंडेड और लिमिटेड एट लीस्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, इन डिफरेंट सिचुएशन, तो उसको हम बोलेंगे डेरोगेबल राइट, दैट कैन बी सस्पेंडेड। इतना बस समझ याद रखना। नेक्स्ट नेगेटिव राइट। व्हाट इज नेगेटिव राइट? बताइए। सर ऐसे राइट जिनमें गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती। राइट, क्या बोल सकते हैं, ऐसी जोन जहाँ पर किसी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता हाँ सर, जैसे कि फंडामेंटल राइट में हो। है। ओके, दैट कम अंडर द नेगेटिव राइट। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, व्हाट इज पॉजिटिव राइट? जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे डीपीएस, डीपीएस। क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती, मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव असिस्टेंस, हाँ मतलब जो इसको वैसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव का मतलब हुआ इन सेंस कि हर एक पर्सन को असिस्ट किया जाएगा, पॉजिटिव असिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो बेसिक एबिलिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन, शिक्षा इंश्योर करना, हेल्थ वेलबींग प्रमोट करना, एजुकेशन देना, तो इन अ पॉजिटिव सेंस, जहाँ पर
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है पॉजिटिव असिस्टेंस के रूप में, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव राइट। नेगेटिव राइट का मतलब होता है कि इन द सेंस कि वहाँ पर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा बाहरी और किसी का किसी पर्सन के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको बोलेंगे हम नेगेटिव राइट। जो भी रोकते हैं, नेगेटिव इन सेंस कि वो स्टेट को रोकते हैं कि इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 इसमें बात करते हैं कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम है, कल्चरल एजुकेशन राइट है, ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते। वो पॉजिटिव में आ जाएंगे तो आपको पॉजिटिव राइट करना है। क्लियर है चारों, डेरोगेबल राइट्स, नॉन डेरोगेबल राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव, बताइए। सर हाँ सर, ये तो क्लियर है। आप वो ह्यूमन राइट्स की पीढ़ियों में भी पॉजिटिव और नेगेटिव राइट आते हैं ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ पे आते हैं? सर पीढ़ी में फर्स्ट और सेकंड में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव राइट है ना, ये मुझे पीढ़ी मतलब? क्लियरली याद नहीं है सर वो। पीढ़ी मतलब? जनरेशन। अच्छा, जनरेशन में सर, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव राइट है। नहीं नहीं, उसमें राइट वही हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव राइट, ठीक है। वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, हाँ सर हाँ। तो वो अभी डिस्कस करेंगे आगे। जो जो क्वेश्चन शेयर किए हैं वो सब डिस्कस होंगे। अभी ये क्लियर है, डेरोगेबल राइट, नॉन डेरोगेबल राइट, नेगेटिव राइट्स एंड पॉजिटिव राइट। ओके सर, हाँ। हम्म, बताइए। जी सर। सभी को जी क्लियर सर, है? क्लियर है। ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक हो। Which generation of human rights promotion has been ascribed to the social work profession? मतलब सोशल प्रोफेशन की हम बात करें तो किस कैटेगरी में आएगी वो ह्यूमन राइट्स जो कि इंश्योर किए जाते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या नन ऑफ? बिल्कुल लगता आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड। ओके, ये जो जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसके द्वारा दिए गए थे? ये किस प्रकार से ह्यूमन राइट जो है इवॉल्व हुए हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ह्यूमन राइट्स स्कॉलर थे, इनका नाम था कैरल रसेल। इनके द्वारा ये जो ह्यूमन राइट्स की डिफरेंट कैटेगरी दी गई है, इसको बोल सकते हैं डिफरेंट जनरेशन ऑफ। ओके, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन से राइट आते हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल। उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन के अंदर कौन से आएंगे राइट? इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक। सोशल, कल्चरल, ठीक है। और थर्ड जनरेशन के अंदर कौन से आएंगे? कलेक्टिव राइट। हाँ, कलेक्टिव बोल सकते हैं या सॉलिडारिटी राइट बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रुप राइट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल पॉलिटिकल राइट में क्या आएगा?
सिविल एंड मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट विल कम अंडर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, और इसके अलावा ये जो जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स है जो कि मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 3 से लेकर 21, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। नाइनटीन 66, ये भी याद रखना। ठीक है, और सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताइए। जो कि अभी जैसे बात कर रहे थे हम लोग, पॉजिटिव राइट्स होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव उनको बोल सकते हैं कि जैसे वेलफेयर एक्टिविटी है या जो भी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, ये सब प्रोवाइड करना, लोगों को इंश्योर करना। सो दैट इज काइंड बोल सकते हैं ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की। तो वो सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, ओके, दैट विल कम अंडर द सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्लियर है? बताइए। यस सर। इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव राइट, सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स में जो आते हैं। ये आपका आर्टिकल 22 से लेके 27 किसमें है? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, 1966। ये आई थिंक आपका 1976 में इन्फोर्स हुआ था, राइट, ICCPR। और थर्ड है दैट इज दी कलेक्टिव राइट्स या सॉलिडारिटी राइट्स। तो ये आपका इसमें कौन कौन से राइट आएंगे बताइए। आपको ये जो राइट है इसके बारे में डिस्कशन हुआ है अर्थ समिट जैसे। इसमें थर्ड जनरेशन इन्वेस्टर्स की बात की है, मतलब एक ओवरऑल जैसे बोल सकते हैं सोसाइटी के लिए, सोशल ग्रुप के लिए, दैट इज कम अंडर द कलेक्टिव राइट्स और थर्ड जनरेशन राइट्स। जैसे राइट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू पीस, टू ऑल। So that will be come under the third generation, that is collective or solidarity right or group right। तीनों राइट क्लियर है? तो जिसमें जो पॉजिटिव आपके राइट्स हो गए, जैसे कि राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर एक्टिविटी इंश्योर करती है गवर्नमेंट, तो पॉजिटिव राइट में आते हैं वो। नेगेटिव राइट में जैसे कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन में राइट में, ओके, राइट टू थॉट है, राइट टू रिलीजन, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट और टॉर्चर, सो बोल सकते हैं कि नेगेटिव राइट में। राइट टू क्लीन एयर, हेल्थ, बिल्कुल ये भी आ जाएगा, सबके लिए है, दैट इज कम अंडर द थर्ड। ओके, तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो लिखा है दैट इज एस्क्राइब टू द सोशल वर्क प्रोफेशन, तो जो कि जिसमें हम बात करते हैं वेलफेयर प्रोविजन की। ओके, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ प्रोवाइड कराना, लोगों को राइट टू वर्क इंश्योर करना, तो जनरली वो वर्क होता है हमारा सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर। ओके, बताइए। तीनों क्लियर है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और नेगेटिव, पॉजिटिव, डेरोगेबल राइट, नॉन डेरोगेबल राइट, Yes, sir. सभी को क्लियर है? और इसके अलावा ये तो तीन कैटेगरी जो कि इनके द्वारा दी गई है, कैरल के द्वारा। और एक कैटेगरी और है, मतलब ऐसे ऐसे ही बोलते हैं जनरली, वो फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। वो सभी जो चीज़ थर्ड जनरेशन में ऐड नहीं है, या जैसे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी है, ठीक, वो भी फोर्थ जनरेशन में आ जाए। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है या जो राइट है, अधिकार है, वो आपके फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं। या जो थर्ड में इंक्लूडेड नहीं है वो फोर्थ में है। तो ये जो कैरल के द्वारा दिए गए वो तीन जनरेशन ह्यूमन राइट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हुए हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनके द्वारा कैटेगराइज कर दिया गया तीनों को। राइट टू एक्सेस इंटरनेट, हाँ अच्छा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। which of the following is not correct assumption made in the use of t-test? t-test हम यूज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे तीन टर्म दिए गए, बताना है कि कौन सा assumption जो है करेक्ट नहीं है। ये याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन में कहीं में नॉट लिखा होता है। ठीक, तो आपको पता रहना चाहिए कि टी टेस्ट के अंदर क्या क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का अननोन होता है, और सैम्पलिंग साइज कितनी होती है? सैंपल मस्ट बी रैंडम, सैंपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अननोन, और 30 से कम सैंपल साइज होती है, और पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दीज आर सम कंडीशन फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे लिख रहा है कौन सा जम्पशन नहीं है, विच कैन बी मेड इन यूज ऑफ टी टेस्ट। सैंपल आर रैंडमली सिलेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वही बात है कि जो पॉपुलेशन है आपकी दैट शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब सैंपल भी मस्ट बी वो भी रैंडम होंगे। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। तो इसमें जो डाटा यूज इज इन क्वालिटेटिव, इज इट राइट? देखो डाटा को हम मेजर कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल स्केल पे, तो वो आपका क्वांटिटेटिव होता है ना डाटा। जो डेटा जहाँ पर हम टी टेस्ट यूज करते हैं तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल स्केल पे ही तो मेजर करते हैं ना डेटा इन्फॉर्मेशन को। क्वालिटेटिव डेटा में जनरली हम डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू द इंटरव्यू, सर्वे और प्रकार से। तो अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, दैट वी कैन यूज, सो बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो हम यूज करते हैं, या मतलब वहाँ पर हम टी टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि उसको हम मेजर कर रहे हो, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा मेजर होता है। इवन जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसको भी न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन नॉट दैट मच लेवल। तो क्वालिटेटिव डेटा में जनरली हम यूज करते हैं टी टेस्ट। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जम्पशन नहीं है सही, जहाँ पर टी टेस्ट यूज करते हैं। डाटा को यूज क्वांटिटेटिव इसलिए रॉन्ग। हाँ, ये क्वालिटेटिव लिखा है ना, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, मतलब यही सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया। बोलिए, क्लियर है? अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट थ्योरी और है और उसको क्वेश्चन नंबर 50, प्लीज म्यूट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल डेटा? अब जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा हम कहाँ यूज करते हैं, मतलब कल हम परसों बताए थे क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, किसी भी जैसे कोई ट्रेंड है अंडरस्टैंड करना है, जहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, या पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, या वेरिएबल की जो रिलेशन निकालना है, तो जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या क्या हो सकता है करेक्ट, विच इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, aggregate of facts, qualitative information, single or isolated facts and figures, both qualitative and quantitative information। तो अगेन आप ऑप्शन देखेंगे तो समझ पाएंगे क्या सही हो सकता है। देखो, पांचवा ऑप्शन सब में है, फोर्थ वाला भी सभी में है, तो ये दो ऑप्शन देखो ना। ठीक है, अब आपके पास बचा कौन कौन सा? थ्री, तो एक थ्री इसमें नहीं है, तो देख लीजिए थ्री सही हो सकता है कि सही हो सकता है। सॉरी, ये वाला, जैसे कि इसमें लगा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो क्वालिटेटिव डेटा है, तो ये तो मतलब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग ये यूज नहीं करते ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को।
तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 4 5 3 4 5 तीन ऑप्शन में तो आपको देखना है फर्स्ट और सेकंड को। तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ये करेक्ट है। अग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ये भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब अग्रीगेट मतलब होता है कि समराइज करना, जैसे मीन मीडियन मॉडल उससे क्या करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं, फैक्ट्स को। सो वहां पर हम अग्रीगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ही आएगा ऑप्शन में। तो ये आपका एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट है इसमें, ये भी एलिमेंट हो गया, एक ही ऑप्शन अच्छा। 3 4 5 ये नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या डेटा में ये सत्य नहीं है। थी क्या जो कि हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव लिखा हुआ है। सिंगल आइसोलेटेड फैक्ट नहीं, यहाँ पर मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, तभी तो हम डिफरेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल पाते हैं ना। और ये दोनों के लिए नहीं होता है, जनरली हमारा क्वांटिटेटिव के लिए होता है। तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सोशल जस्टिस इज, दो दो टाइप की जस्टिस होती है, सोशल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। देखिए अभी यूनिट 10 के हम जो है डेली प्लान भेज रहे हैं, उसमें यूनिट 10 में आपने पढ़ा होगा सोशल जस्टिस क्या होता है, जो कि गांधी फिलोसफी पर आधारित होता है ना। गांधी प्रिंसिपल पे आधारित मतलब हेट द सिन नॉट द सिनर। जो अपराध है उसको हेट कर सकते हैं, अपराधी को नहीं। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिमिनल है या जो भी है, उसको हम बजाय उसको हम पनिश करें, इट इज बेटर कि सोसाइटी को क्रिमिनल एक्ट से रोकें या उसको बचाएं। तो सोसाइटी को बेहतर करें, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हम बेहतर करें। ओके, और जो जिनके द्वारा क्राइम किया गया है या कुछ गलत काम किया गया है, तो उनको हम रिहेबिलिटेट करें इस तरीके से कि वो सोसाइटी में आकर के दोबारा से रह पाए। सो दिस इज द नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, या सॉरी वो मिलिट्री डिफेंस। ओके, और जो सोशल जस्टिस टर्म है वो तो एक बोल सकते हैं सिंपल, आपका बेसिक टर्म है, उसको अंडरस्टैंड कैसे भी कर सकते हैं आप। रिफॉर्मेटिव इन करेक्टर, कलेक्टिविज्म इन नेचर, लीगल जस्टिस, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शन। क्या आंसर होगा? लीगल नहीं, हाँ ठीक है, लीगल क्यों नहीं होता है बताइए। लीगल जनरली हम लोग लीगल जस्टिस हम जनरली कंसिडर करते हैं किसके लिए, कि जो लीगल सिस्टम के माध्यम से जस्टिस इंश्योर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू दी लीगल प्रोसेस, लीगल सिस्टम, उसको हम लीगल जस्टिस बोलते हैं। तो ये सोशल जस्टिस रिफॉर्मेटिव इन नेचर से मतलब क्या होता है, इसका काम जो होता है जस्टिस इंश्योर करना, इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटी है उसमें बदलाव करना, रिफॉर्म करना, इनजस्टिस को कम करना, सोसाइटी के अंदर जो भी सिस्टम है उनमें किसी प्रकार की बदलाव की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, तो उसमें बदलाव करना, चेंज करना, पॉलिसी में, लॉ में, कानून में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में। सो दैट इज रिफॉर्मेटिव इन नेचर। कलेक्टिविस्टिक इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा फोकस यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं होता है, हमारा पे होता है कलेक्टिव कम्युनिटी में, कि हम वेल बीइंग को प्रमोट करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी, कम्युनिटी के सभी मेंबर के लिए, कम्युनिटी के अंदर कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, सॉलिडारिटी को बढ़ाएंगे। ओके, ताकि सभी लोग मिलकर के जो है सोसाइटी के लिए काम करें। तो कलेक्टिविज्म या कलेक्टिविस्टिक नेचर होता है सोशल जस्टिस का। ठीक है, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं जो हम बात कर रहे थे, या हम उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, कि वीकर सेक्शन के पक्ष में जो है एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, अफर्मेटिव एक्शन बोल सकते हैं, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए और उनकी वेलबींग बेहतर हो पाए। ठीक है, तो ए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ विल बी राइट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। और जो मैं बात कर रहा था सोशल डिफेंस की, उसको भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने इसलिए उसको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल डिफेंस। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट लास्ट 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 ईयर जो आया था, उसमें बेसिकली जो इशू है उसके बारे में पूछा गया था कि सोशल डिफेंस को लेकर के, सोशल जो डिफेंस है कौन कौन सी इश्यूज डील करता है। एनीबडी? ड्रग एब्यूज, ओल्ड एज,
बैगरी को खत्म करना, उसको रोकने के लिए, HIV/AIDS, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग, ट्रांसजेंडर, प्रोबेशन सर्विसेज, domestic violence, रीजन एंड ट्रांसजेंडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि डील किए जाते हैं सोशल डिफेंस के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसको अडॉप्ट किया गया था यस सर। 1948 में यूएन के द्वारा, ये भी याद रखना। ये आपका एक इटालियन टर्म है, ओरिजिन सोशल डिफेंस। हाँ, ट्रांसजेंडर उसमें आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन डिस्कस किए थे राइट? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। Breaking of norms may invite legal punishment. Norms act as a control mechanism for regulating behavior of an individual. बिल्कुल, नॉर्म्स जो होती हैं दैट एक्ट एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म, ताकि लोगों के बिहेवियर है उसको रेगुलेट कर सके। रेगुलेट का मतलब होता है कि सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को कराना, मेंटेन करना ऑर्डर को सोसाइटी के, इंश्योर करना ताकि लोग सही तरीके से बिहेव करें इन द वे दैट सोसाइटी एक्सेप्ट। सो ब्रेकिंग ऑफ नॉर्म्स में इनवाइट लीगल पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नॉर्म्स एक्ट एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म, जो कि मैंने बात किया है कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए और एक एक्सेप्टेबल वे में बिहेव कराने के लिए सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स होते हैं वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं और पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? लीगल पनिशमेंट नहीं मिल रहा है नॉर्म के लिए, सी इसमें लिखा है मे इनवाइट लीगल पनिशमेंट। तो कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो कि लीगली भी मतलब आप उनको नहीं, आपको वो नहीं करना होता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो सोशली और लीगली दोनों ही गलत होती है। जैसे चोरी करना, चोरी मोरली ठीक नहीं है, सोशली भी गलत है और लीगली भी उसका प्रोविजन है कि अगर चोरी करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, जो भी फाइन होगा फाइन पड़ेगा। सो वो जो नॉर्म्स होती हैं दैट कैन बी लीगल और सोशल, मोरल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, इसमें लिखा है कि मे इनवाइट लीगल हो सकता है। ब्रेकिंग ऑफ नॉर्म्स, अगर आप नॉर्म्स को तोड़ेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी और वी कैन से दैट कैन बी इनवाइट लीगल पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू ब्रिंग रिलीफ टू द क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड गिल्ट। अगर कोई भी क्लाइंट एंजाइटी या गिल्ट से सफर कर रहा है तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? क्लैरिफिकेशन, रिअश्योर करना, सिंपैथी शो करना, क्रेडिबलनेस। इट ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। रिअश्योर, रिअश्योरेंस मतलब क्या होता है कि आप एश्योर करते हैं, बताते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए एज ए सोशल वर्कर आपके साथ कोई क्लाइंट या बातचीत कर रहा है तो आप अगर वो बोल सकते हैं एंसियस है या गिल्ट फील कर रहा है, सफर कर रहा है किसी प्रकार से, तो आप रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, सिंपैथी आप शो करेंगे। सिंपैथी इज द फर्स्ट स्टेप। देन रिएश्योर का मतलब होता है कि सिंपैथी में आप बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उसको बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ठीक, कि जो भी आप सफर कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है दैट विल बी ओके, ओके एवरीथिंग विल बी ओके। इस प्रकार से आप सिंपैथेटिक होते हैं, सिंपैथी शो करते हैं। लेकिन रिएश्योर का मतलब होता है कि आप उसके साथ होते हैं, आप उसकी हेल्प करते हैं, लाइक यू आर, ही इज नॉट अलोन, यू आर विद देम। आप उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और अश्योर करेंगे कि आप किस प्रकार से उनकी जो प्रॉब्लम है, सफरिंग है, उसको ठीक कर सकते हैं। सिंपैथी के बाद आपका रिएश्योरेंस आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है?
10 मिनट बचे हैं, एक थ्योरी डिस्कस करना था हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर दीजिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड लर्न थ्रू द पॉजिटिव एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक है। रिवार्ड्स पनिशमेंट के माध्यम से हम लर्न करा सकते हैं, ये भी ठीक है। ग्रुप नॉर्म्स के माध्यम से लर्न होता है, सही है। एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, सीखते हैं, लर्न करते हैं, सब करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट था, किसी का क्वेश्चन था? सर बट इसमें ये जो पनिशमेंट वाला है उसमें वो ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पनिशमेंट के उससे कैसे हो पाएगा। पनिशमेंट चीजें कैसे वो समझ तो जैसे नेगेटिव में चला जाएगा ना सर। नेगेटिव, देखो उसमें ये नहीं कहा था कि पनिशमेंट ठीक नहीं, उसमें ये कहा था कि जो री होता है, रिवार्ड होता है, वो उससे बेहतर तरीके से हम लर्न करा सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो एक सही तरीका होता है। हम पनिशमेंट देते हैं, जैसे जनरली क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को जो है मान लीजिए थप्पड़ मार देंगे, गुस्सा करेंगे, तो उससे भी बच्चा सीखता है, ऐसा नहीं, अगर उसको बताएंगे बार बार तो वो सीखता है, लेकिन वो एक नेगेटिव तरीका होता है। हम अगर उसको मतलब रिवार्ड करेंगे, री करेंगे अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो शायद बेहतर तरीके से सीख पाएगा और वो उसके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ कंट्रीब्यूट करेगा उसकी पर्सनालिटी में, बजाय कि हम उसको पनिश करके हम सिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो वेरी बेसिक चीज। अगर हम गुस्सा होकर के आप लोगों से बोलेंगे कि आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, तो वो भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट हुआ। अगर हम प्यार से बोल सकते हैं, है ना, तो वो भी एक काइंड ऑफ रिवार्ड या रीइंफोर्स कर रहा हूँ मैं। ओके, दोनों से आप बात को मानेंगे और सीखेंगे, तो उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि एटीट्यूड जो होता है अच्छा लर्न। मतलब सर ये जरूरी नहीं है कि मतलब पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में जाए नहीं नहीं जरूरी है। एटीट्यूड। नहीं नहीं हाँ, उसमें ये नहीं लिखा है कि पॉजिटिव में जाए नेगेटिव में जाए, इसमें लिख रहा है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन हाँ की सर बात। वही बोल रहे हैं कि एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। हाँ, वो क्वेश्चन में केवल ये पूछा जा रहा है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होगा। हाँ, तो आपका रिवार्ड के माध्यम से भी होगा, पनिशमेंट के माध्यम से भी होगा। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, रेफरल को लेकर के क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए। Applying the concept used in social Facebook to refer a client to the another profession. सर 62 का आंसर दीजिए सब लोग। देखो पहला पहला सर इस क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं है मेरा। कौन सा वाला? सेकंड। This exhibits incompetency of the part of social worker, particularly its knowledge and skill. ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है पर्टिकुलरली इट्स नॉलेज एंड स्किल। इनकम्पिटेंसी दिखाता है, मतलब कोई सोशल वर्कर किसी को रेफर कर रहा है किसी अपने क्लाइंट को, तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि इट एग्जिबिट, ये दर्शाता है इनकम्पिटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सोशल वर्कर, कि वो इतना कैपेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल, इसलिए वो मतलब उसको रेफर कर रहा है। इज इट राइट? ऐसा नहीं होता ना, No, जैसे sir. जैसे कोई भी क्लाइंट है, तो स्टार्टिंग में क्लाइंट को अगर उसने एडमिट किया है या उसकी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके पास जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसका अपना एक दायरा है, उसका अपना स्कोप होता है, उससे हेल्प करेगा, मदद करेगा। अगर पैसे या जो क्लाइंट है उसकी समस्या और कुछ है या बड़ी है, उससे डायग्नोसिस किया, उसको असेस किया और समझा कि इसमें और कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है, तो उसको रेफर करना ही बेहतर होता है। तो ये तो बोल सकते हैं सही तरीका होता है एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर का, कि वो उसको दूसरी जगह या रेफर करे संबंध जो कि उसके पास ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को। क्योंकि क्लाइंट की प्रॉब्लम एक डायरेक्शन नहीं हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है, इसमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ सकती है। सो जो सोशल वर्कर होता है उसके पास अपना एक जिस पोजीशन में होता है उसके अकॉर्डिंग उसके पास नॉलेज होता है, स्किल होती है, उसके अकॉर्डिंग वो हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये नहीं होगा। It's exhibit incompetency of one part of social worker, particularly its knowledge and skills, ये गलत होगा। ठीक है, ये नहीं दर्शाता, उसकी इनकम्पेटेंसी नहीं दर्शाता है। ओके, ये तो उसकी स्ट्रेंथ है। बट सर आंसर तो
इसको भी कंसिडर किया ना, आंसर में तो बी ऑप्शन भी है। बी नहीं, राइट आंसर सी होगा ना इसका। सी, हाँ, बी ए बी नहीं और होगा, सी। ये तो गलत है। तो ये जहां जहां बी है वो ऑप्शन आप काट दीजिए। इन जेन्यून ठीक है केसेस ऑफ रेफरल कंसेंट ऑफ द क्लाइंट इज नॉट इम्पेरेंट। बिल्कुल नहीं, कोई भी कैसा भी हो, क्लाइंट से परमिशन है हो सकते हैं, उससे पूछना जरूरी, कंसेंट लेना जरूरी है। अभी तो राइट टू सेल्फ जो डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल है वो फॉलो होगा। The person can make one choice about the treatment and referral. So ये भी डी गलत हो जाएगा, तो ये और सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, और किसी ऑप्शन को समझना है? नहीं सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following work as a barrier to accurate perception? Projection, motivation, repression, instinct. क्या आंसर होगा 58 का? दो सीधा ये और सीधा से डिप्रेशन तो अलग चीज है ना। व्हाट इज डिप्रेशन? एनीबॉडी? सर रिप्रेशन मतलब हमारे जो ऐसे थॉट्स हैं जिनको हम अनकॉन्शियस में मतलब रिप्रेस कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। सो ये जो प्रोसेस है अनकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है? एनीबॉडी? अनकॉन्शियस होगा ना। एंड किसमें जो प्रोसेस कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है, कौन सी डिफरेंस मैकेनिज्म? ए वाला ऑप्शन सर, प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? प्रोजेक्शन तो अलग है। प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे जो थॉट्स है, फीलिंग्स जो भी होता है, वो हम प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे पे डाल सकते हैं। हाँ। है ना। वो अलग चीज है। तो जो रिप्रेशन होता है कॉन्शियस होता है, कौन कर। देखो, रिप्रेशन का मतलब होता है कि जहां पर हम अनकॉन्शियसली अब जो भी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स है, मेमोरी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो अ, उसको रिप्रेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रोमेटिक इवेंट होता है हमारी लाइफ में, बचपन में कुछ भी घटना घट जाती है, बाद में हमको याद नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ अचानक से जो है ट्रिगर कर जाती है, तो वो अननोइंगली जो है हमारे प्लेस हो जाती है, हमारे अनप्लेजेंट जो मेमोरी होती है, थॉट्स होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। इसको जानबूझ के हम नहीं धकेलते हैं, अनकॉन्शियसली प्रोसेस होता है। ठीक है, सप्रेशन का मतलब होता है कि सप्रेस करते हैं जानबूझकर, कॉन्शियसली। क्लियर है? जैसे मान लीजिए बचपन में किसी को डॉग ने काट लिया, वो छोटा था कोई पर्सन उस टाइम पे, लेकिन वो जो एक इंसिडेंट है वो उसके दिमाग में